हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू एडियो ग्रोथ। ओके, मैं आज आपका इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। सो एज यू नो दैट जो आपका इकोनॉमिक होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सो प्लीज अच्छे से आप फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, जिसके कारण आप सोशल साइंस के अंदर अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नाउ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, नाउ ये हमारा वन शॉट वीडियो है, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर कर दिया जाएगा और कम से कम टाइम के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा चैप्टर है वो हमारा क्या है, सेक्टर के बारे में बता रहा है। किस चीज के सेक्टर के बारे में हम बात करें, इंडियन इकोनॉमिक के सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर आपका वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्चुअली में आपकी होती क्या है। ठीक है, तो दोज एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो कोई भी एक्टिविटीज, वो कोई भी काम जिससे आपकी इनकम जनरेट होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। जैसे कि एक आपका कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उनने क्या किया, उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बनाने से, उसके वर्क से क्या हुआ, उसको पैसा मिला। ठीक है, मनी मिली, तो वो आपका क्या कहलाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाया। समझ में आया आपको? क्या बोला, कोई भी काम जिसको करने से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, जिसको करने से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, वो आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे आते हैं सेक्टर के ऊपर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर को हम यहाँ बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। क्या है ये, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, जिसको हमने क्लासिफाई किया है कुछ क्राइटेरिया के बेस पे। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो ऐसे हम किस किस एक्टिविटीज को याद करेंगे। तो हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी कुछ कंडीशन के ऊपर या कुछ क्राइटेरिया के ऊपर हम ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साइड आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर क्या होता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर है वो आपका ब्रॉडली 3 क्या बोलना चाहिए, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो एक्टिविटीज आपकी। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया एक्टिविटी के नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे किया गया, तीसरा जो है वो ऑनरशिप के बेसिस पे किया गया। ठीक है, तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, दैट इज एक्टिविटी के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे एंड ऑनरशिप के बेसिस पे। एंड देन ये जो है इनका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे कि अगर हम नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात करें, इसको फिर से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। ओके, हम वन बाय वन करके डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। जो हमारा सेकंड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको भी फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, या हम बोल सकते हैं कैटेगराइज किया गया, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। थर्ड वन है आपका ऑनरशिप। ऑनरशिप पे भी आपका 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन बाय वन करके। जो सबसे पहला था हमने हमारा देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है, जो उसका नेचर है उसके बेसिस पे हम उसको उस सेक्टर के अंदर रख देंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से इनिशियल स्टेज हो हम बोल सकते हैं, या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लाइक तो इसके अंदर बोला जा रहा है गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इसमें बोला जा रहा है जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज से डायरेक्टली, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। समझ में आया आपको बच्चा? क्या बोला है मैंने यहाँ,
जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसके थ्रू जो भी हम गुड प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। और इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल की बात करूं, एग्रीकल्चर लिंक करके देखिए आप, एग्रीकल्चर कैसे, एग्रीकल्चर आपका कहाँ किया जाता है, सॉइल के अंदर, किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है, मतलब कि ले देके हम बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। और जो सॉइल है वो क्या है, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है। जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक आपका एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिशिंग की बात करें, फिशिंग हमें कहाँ से मिलती है, मछली हम कहाँ से लेके आते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज के अंदर से, ठीक है। तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, आपका लेक हो गया, रिवर हो गई, ये क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से आपने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला। अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग भी आपकी कहाँ से होती है, अर्थ से होती है। और अर्थ आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एज यू नो दैट फॉरेस्ट क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। तो इससे जो भी हमारी चीजें आती हैं, हम वुड लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, फ्रूट्स लेके आते हैं, वुड्स लेके आते हैं, ये सारी क्या है आपकी, ये गुड्स हैं जो कि आप किससे लेके आ रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो हमने चारों एग्जाम्पल के अंदर देखा, ये जो चारों चीजें वो हमें किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, या किससे हम लेके आ रहे हैं, या किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से कर रहे हैं। समझ में आया आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वो गुड्स जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली। इसका हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर उन एक्टिविटीज को कवर करता है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से हम उसको दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो कि हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या किया था, नेचर से चीजें हमने ली थी, अब जो नेचर से चीजें आ गई हैं उसको हमने क्या कर दिया, दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल बताया था कि मान के चलो आपने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया। तो जो उसने वीट प्रोड्यूस किया वो तो आपका प्राइमरी था, लेकिन वीट से जो फिर आटा बना आपका, ठीक है, या फिर उसका बिस्किट बना, या फिर उसकी कुछ और चीज बनी, तो ये क्या हुआ, वीट से देखा जाए तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बने, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो वो किसके अंदर आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। ये जो होता है वो किसके थ्रू होता है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है, ठीक है। क्योंकि जो वीट था उसको क्या किया, कोई मैन्युफैक्चरर होगा या इंडस्ट्रियल वाला होगा, उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ मिक्सी के अंदर इतने सारे गेहूं को डाला एंड पूरा ग्राइंड करके उसको आटे के अंदर, फ्लोर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो किसके थ्रू हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल की, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम से अपने आप तो नहीं आ गई, सबसे पहले हमने क्या किया उसका, कि पहले कॉटन को ग्रो किया। जो कॉटन को ग्रो किया वो क्या था, आपका नेचुरल रिसोर्सेज था हमारा एक तरह से, या फिर हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर था हमारा। उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया। वैसे अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, शुगर केन को ग्रो किया, मतलब जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आया हमारे पास, एंड देन उसके बाद उसको हमने क्या किया, शुगर के अंदर कन्वर्ट किया। वैसे ही हमारा ब्रिक है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके, ये सारे एग्जाम्पल थे सेकेंडरी सेक्टर के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नाउ इसका हम थर्ड सेक्टर पे जाते हैं, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है आपका, दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ओके, क्या बोला जा रहा है, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं, किसको हेल्प करती है, डेवलप करने में। किसको डेवलप करने में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डेवलप करने में, किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। These activities by themselves do not produce good, but they are an aid and support to the production process. ये खुद से तो प्रोड्यूस नहीं करती हैं गुड, ओके। जैसे कि आप ये बताइए, सब लोग क्या वीट उगाते हैं, ग्रो करते हैं, नहीं ना। लेकिन जो जने खरीदते हैं या फिर जो उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, तो ये सारी जो कैटेगरी होती है, ये सारी जो सर्विस होती है, वो किसके अंदर आती है, आपकी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड, वो खुद से तो गुड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वो सपोर्ट करती है, किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर।
इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका कम्युनिकेशन या मीडिया हो गया, आपका ये कम्युनिकेशन में फोन, कॉन्टेक्ट, मीटिंग, जो भी सारी चीजें आती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो हो गई आपकी, आपका ट्रांसपोर्ट में आप सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, भले वो एयरलाइन एयरवे हो आपका, ठीक है, एयरलाइंस हो, या फिर आपका रेलवे हो, ठीक है, या फिर आपका बस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी एज वेल एज जो आप गुड्स एंड ऑल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, वो भी इसके अंदर ही आएगा आपका। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। साथ के साथ में दूसरा क्या बोला जा रहा है, आपका बैंक सर्विस। बैंक सर्विस कैसे आपको इसमें काम आएंगे, जैसे कि मान के चलो किसी भी, भले ही वो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, ठीक है, उसको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो वो किससे लोन ले सकता है, वो बैंक में जाके ले सकता है। ठीक है, तो बैंक एक तरह से उसको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। क्या हेल्प कर रही है, डेवलप करने में, उसका बिजनेस को बढ़ाने में। ठीक है, तो देखा आपने ये कैसे तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है ना। इसका अब हम कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ द थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन, सॉरी। तो क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ, हमें इन थ्री सेक्टर की इकोनॉमी को कंपेयर करना है, किसके बेसिस पे, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड पॉल्यूशन के, पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे कि बोला जा रहा है, एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग अराउंड इन ऑल थ्री सेक्टर, इट मेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज। क्या बोला जा रहा है, हमारे आसपास एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड, ठीक है, जो थ्री सेक्टर्स है उसके अंदर इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम सबका, हर एक का क्या करके रखें, अकाउंट बना के रखें। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, वी चेक ओनली फाइनल गुड एंड सर्विस। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइनल गुड एंड सर्विस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, अ फार्मर हु सेल व्हीट टू अ फ्लोर मिल ₹4.8 पर केजी। ठीक है, एक फार्मर था, उसने व्हीट उगाया, व्हीट उगाने के बाद उसने क्या किया, उसने उस फ्लोर मिल वाला जो था उसको बेच दिया। किसके अकॉर्डिंग बेच दिया, ₹8 पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, द मिल ग्राइंड द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी ₹4.10 पर केजी। अब इनने क्या किया, उनने तो फार्मर से ₹8 में खरीदा, ₹8 पर केजी में खरीदा, बट जो गेहूं खरीदा था उनने उसको क्या किया, उनने उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उनने किसको सेल कर दिया, बिस्किट वाले को सेल कर दिया। ठीक है, अब बिस्किट वाले ने क्या किया, द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ द बिस्किट। ठीक है, अब इनने क्या किया, जो बिस्किट की कंपनी थी उसने क्या किया, फ्लोर के साथ साथ आपका जो बिस्किट के अंदर चीजें डलती हैं, लाइक आपका शुगर, ऑयल, ये सारी चीजें डाल के उसने क्या किया, बिस्किट का मैन्युफैक्चर कर दिया। ठीक है, अब जो ये बिस्किट के 4 पैकेट्स बनाए, ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, उसने इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर। ठीक है, उसने इन चारों बिस्किट के पैकेट को किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ₹60 के अकॉर्डिंग। 60 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4 पैकेट 60 के थे, तो 1 पैकेट कितने का होगा, ₹15 का। ठीक है, 60 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक का पैकेट का प्राइस निकल आएगा। तो जब इसके अंदर हम जो पैसा इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो हम कौन सा करेंगे, ₹60 वाला। क्यों, क्योंकि जो ये ₹8 था, ₹10 था, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड था। ठीक है, तो ये डबल काउंट ना हो, हमारी डबल काउंटिंग की वजह से ये ना हो हमारा, इसलिए हमने क्या किया, इन बाकी चीजों को हम काउंट नहीं करेंगे, जो डायरेक्टली कंज्यूमर ने क्या किया है, कंजप्शन किया है, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, आया समझ में आपने, जो फार्मर ने ₹8 में बेचा था, हमने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया फाइनल गुड एंड सर्विस ने। जो मिल ओनर था उसने भी उसको ग्राइंड किया एंड फ्लोर के अंदर कन्वर्ट किया, हमने उसको भी काउंट नहीं किया। लेकिन जो बिस्किट कंपनी थी उसने उसके अंदर बाकी की जो भी सारी चीजें एडअप करके उसने क्या बनाया, बिस्किट बनाया। बिस्किट बनाने के बाद वो मार्केट के अंदर गया, कंज्यूमर को क्या किया, उसने सेल किया। तो जो प्राइस जो सेल किया, या जो हम बोल सकते हैं फाइनली क्या करा गया, फाइनल गुड बना। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, वो सिर्फ सेल होगा, ना कि बिस्किट से हम कुछ और बनाएंगे यहाँ। ठीक है, तो जो फाइनली सेल किया गया है, जहाँ, या फिर हम बोल सकते हैं जो कंज्यूमर है उसने कंजप्शन किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को फाइनल गुड एंड सर्विस बोलते हैं, जो कि हम कंपैरिजन में उसको देखते हैं। ठीक है, बाकी का ये जो सारा प्रोसेस उसको हम नहीं देखते या हम नहीं काउंट करते। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
नाउ these three sector are highly interdependent on one another, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हो ये एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपका वीट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी बाकी की चीजें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। और अगर आपके पास वीट है भी तो क्या होगा आपका, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट के अलावा हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं है, तो चीजें कैसे बनेंगी, चीजें नहीं बनेंगी तो वो दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा हाईली इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे इंटरडिपेंडेंट है ना। अब जैसे कि हमने इसकी बात करी, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, हमारा फाइनल गुड क्या होता है, और हमारा मेन जो कंसेप्ट है आपका जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट था वो हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड रिफर्स टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये फॉर है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो कि हम या तो उसको रीसेल कर सके या फिर हम फर्दर प्रोडक्शन में उसका यूज कर सके सेम ईयर के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो वीट था, ठीक है, वीट से आपका क्या बना, फ्लोर बना, फ्लोर के बाद आपका क्या बना, बिस्किट बना। तो जो ये बीच का आटा था आपका, फ्लोर था, वो क्या था आपका इंटरमीडिएट गुड था, ठीक है। या तो हमने उसको क्या कर सके, हम उस चीज को रीसेल कर सके या फिर हम उससे कोई दूसरी नई चीज बना सके, ठीक है। अब कैसे ये हुआ, या तो आप फ्लोर को, ऑब्वियसली बात है लोग घर में आटा ले जाके रोटी बनाएंगे, तो या तो आप आटे को डायरेक्टली सेल कर सकते हो, तो वो रीसेल हो गया। वीट को आपने क्या किया, पीसा, ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसको आपने रीसेल कर दिया, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। दूसरी चीज आपने क्या की, इसको आपने किसी कंपनी को या मैन्युफैक्चर वाले को सेल कर दिया, जिसने क्या किया, बिस्किट बना के आपको लोगों को फिर से सेल किया। तो जो फ्लोर था, एक तो हमने उसको रीसेल करा, पहले वाली कैटेगरी में हमने देखा, और दूसरे वाले एग्जांपल हमने क्या देखा कि हमने उसको एक क्या बोलते हैं, मिल ओनर को सेल किया, जिसने उसका क्या किया, दूसरा प्रोडक्शन बनाया। वो क्या बनाया, दूसरा प्रोडक्शन, बिस्किट बनाया, ठीक है। और वो किस, और ये क्या किया जाता है, सेम ईयर के अंदर ही काउंट किया जाता है। सॉरी। नाउ अब हमारे आते हैं फाइनल गुड्स पे। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड विच आर यूज आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो हम उनको क्या बोल सके, कंजप्ट कर पाए, ठीक है, कंजप्शन कर पाए उनका, या फिर हम उनके ऊपर इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था फार्मर का, फार्मर ने वीट को ग्रो किया और वीट से क्या बना, हमारा आटा बना, फ्लोर बना। या तो हम फ्लोर को फाइनली कंजप्शन कर ले, उसका कंज्यूम कर ले, या फिर हम उसको क्या कर सके, उसका इन्वेस्ट करके दूसरी जगह हम क्या कर सके, उसका बिस्किट एंड ऑल जो भी कुछ और प्रोडक्ट बनते हैं वो हम बना सके एंड देन फाइनली उसको बेच सके, वो हमारा फाइनल गुड्स होता है। अब हम देखेंगे जीडीपी हमारा क्या होता है। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये एक तरह का वैल्यू है, ये क्या है, एक तरह की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, फाइनल गुड एंड सर्विस की वैल्यू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर, जो कि किससे प्रोड्यूस की गई है, तीनों सेक्टर से, ठीक है। तो ये एक तरह की वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड एंड सर्विस की, जो कि प्रोड्यूस की गई है किससे, ऑल थ्री सेक्टर। और कब, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, टोटल प्रोडक्शन किसका, सारे सेक्टर का। फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन सेक्टर का निकला है किसी एक ईयर का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। आपको जीडीपी की डेफिनेशन भी आ सकती है, एज वेल एज आपको जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स ना। अब इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ लिया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है या इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है चेंज होने का, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, हम देखेंगे क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए इन सेक्टर के बारे में। फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे जो कि हमारे एक तरह से प्राइमरी सेक्टर के रिगार्डिंग होगा। सेकंड में हमारा देखेंगे जिसके अंदर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, और थर्ड के अंदर हमारा टर्शियरी सेक्टर के बारे में देखेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ,
At initial stage of development, primary sector was the most important sector of economic activity in our country. ठीक है, if we are talking about the initial stage, so जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसके अंदर, इकोनॉमिक की एक्टिविटी के अंदर, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक की एक्टिविटी के अंदर. ठीक है, with the innovation in the farming method, agriculture sector began to produce much more food than before. जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आती गई, जिसके कारण जो हमारे फार्मिंग मेथड है वो क्या होते गए, इम्प्रूव होते गए. ठीक है, या जिसके अंदर हम टूल्स को यूज करते हैं वो क्या होते गए, नए नए आते गए, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं आती गई, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो जितना पहले प्रोड्यूस करता था फूड, अब क्या करने लगा, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा. ठीक है, पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. एंड देन कुछ लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, एज वेल एज कुछ लोगों ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होने लगे. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज में हुआ था. सबसे पहले क्या बोला जा रहा है आपका कि हम इनिशियल स्टेज की बात करें, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. ठीक है, अब क्या हुआ, इनोवेशन आता गया. ऑब्वियसली बात है, अब हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो हमारे जो फार्मिंग मेथड थे वो भी क्या होने लगे, इनोवेटिव होने लगे, नए नए होने लगे, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने अब धीरे धीरे करके क्या करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कंपैरिजन टू बिफोर. साथ के साथ में जो लोग थे उनने स्टार्ट कर दिया वर्किंग करना कहा, इंडस्ट्री के अंदर, और सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ लोग कहाँ इन्वॉल्व हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए. अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज में क्या हुआ आपका, ओवर अ लॉन्ग टाइम न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्ट एक्सपैंडिंग. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद देखा गया कि नए मेथड आए मैन्युफैक्चरिंग के. ठीक है, तो जो भी न्यू मेथड आए थे मैन्युफैक्चरिंग के वो इंट्रोड्यूस हुए या फिर वो आए, जिसके कारण फैक्ट्रीज भी आई. ठीक है, फैक्ट्रीज आई और धीरे धीरे करके क्या होने लगी, वो एक्सपैंड करने लगी सब जगह. ठीक है, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी. People began to work in factories in large numbers, so also people start using factory goods in large number as they were cheap. ठीक है, अब क्या होने लगा, फैक्ट्रीज आने लगी, फैक्ट्रीज का दौर आ गया हमारे यहाँ. अब जो लोग थे वो लोगों ने फैक्ट्रीज के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, और दिन पे जो नंबर था इन लोगों का वो बढ़ने लगा. ठीक है, साथ के साथ में लोगों ने काम करना तो स्टार्ट कर दिया, और जो फैक्ट्री गुड्स थे उसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिया. क्यों, क्योंकि जो फैक्ट्री गुड्स थे कंपैरिजन टू हैंडमेड क्या होते हैं, वो सस्ते होते हैं, इसलिए उन लोगों ने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया. ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण जो ये फैक्ट्रीज आई या फिर हमारे यहाँ नए मैन्युफैक्चरिंग मैथड्स आए, जिसके कारण लोगों ने फैक्ट्रीज के अंदर काम करना स्टार्ट किया, उन्हें काम करना स्टार्ट किया, तो वहाँ बहुत सारे फैक्ट्री गुड्स बनने लगे, फैक्ट्री गुड्स आने लगे, तो लोगों ने उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो चीप था. ठीक है, जिसके कारण आपका जो सेकेंडरी सेक्टर था वो क्या होने लगा, बूस्टअप होने लगा. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो इम्पोर्टेंट थी वो क्या होने लगी, इकोनॉमिक के अंदर वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे, डेवलप होने लगे. ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हुआ आपका, इन पास्ट 100 there has been a shift from secondary to tertiary sector in the developed country. ठीक है, यहाँ हम डेवलप कंट्री की बात करें तो इस सेक्टर में या इस टाइम पे क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर था वो टर्जरी सेक्टर के अंदर क्या होने लगा, एक तरह से शिफ्ट होने लगा. ठीक है, जो डेवलपमेंट था वो शिफ्ट होने लगा. दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और जो ये सर्विस सेक्टर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया किसके अंदर, टोटल प्रोडक्शन के टर्म के अंदर. ठीक है, मोस्ट ऑफ वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस सेक्टर, और जो बहुत सारे वर्किंग पीपल हैं वो इसी सेक्टर के अंदर क्या है, एम्प्लॉयड है. ठीक है, समझ में आया ना. अब इसके अंदर हमने उन तीनों सेक्टर का क्या किया, कंपैरिजन किया है. जैसे कि आपका जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी को इंडिकेट कर रहा है, जो ऑरेंज एंड रेडिश कलर सा है, आप जो भी इस कलर को बोलना चाहें, वो सेकेंडरी से कर रहा है, एंड ग्रीन जो है वो टर्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, देखो अगर हम 73 एंड 74 की बात करें, ठीक है, हम इतने टाइम पुरानी की बात करें, जब हमने देखा तो जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, फिर आपका टर्जरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ठीक
ठीक है। एंड देन 2013 एंड 14 के सेंसस को अगर हम देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका टर्जरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। तो यही चेंजेस हमने पढ़े थे कि कैसे चेंजेस आए, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ 1973 टू 74 द प्राइमरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जीडीपी। अगर हम 73 से 74 तक की बात करें उस टाइम पे जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था वो कौन करता था, प्राइमरी सेक्टर करता था। बट अगर हम 2013 से लेकर 14 की बात करें उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा है आपका टर्जरी सेक्टर है, ठीक है। देखा आपने कैसे चेंजेस हुए एकदम से। इसके बाद हम देखेंगे शेयर ऑफ सेक्टर एंड जीडीपी। अब हम देखेंगे कि जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, पहली चीज, और दूसरी चीज हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ठीक है। जीडीपी के अंदर शेयर होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस डोमेस्टिक को बता रहा है, ठीक है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम ये देखेंगे किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी के थ्रू तो 71 से लेकर 72 की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व थे एक तरह से किसके अंदर इन्वॉल्व थे, आपके प्राइमरी के अंदर इन्वॉल्व है एंड देन आपका टर्जरी एंड देन सेकेंडरी, ठीक है। अगर हम 2011 से लेकर 12 की बात करें, ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा शेयर किसका था जीडीपी में, हमारा प्राइमरी सेक्टर का था, फिर टर्जरी एंड देन सेकेंडरी का। 2011 से 12 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो किसका है, आपका टर्जरी का है एंड देन सेकेंडरी का एंड देन प्राइमरी का है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि किसका जीडीपी में ज्यादा शेयर है, ठीक है। जीडीपी के शेयर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया कि प्राइमरी पहले सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी, अब उसका कम हो गया। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग हम जो सबसे ज्यादा इंडियंस है वो एम्प्लॉय है उसके अंदर, ठीक है, या उस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो अगर हम 71 से लेकर 72 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व थे वो हमारा एग्रीकल्चर या हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। और 2011 एंड 12 के अंदर भी सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए कि पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा हमें क्या करता था, सपोर्ट करता था या फिर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी के अंदर। ओके, नाउ अब कौन कर रहा है, टर्जरी सेक्टर कर रहा है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला जा रहा है, तब भी 71 एंड 72 के अंदर भी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट था या लोग बाग इन्वॉल्वमेंट थे वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर थे और आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ सेक्टर इन द जीडीपी एंड शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि हमने देखा कि टर्जरी सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो अप हो रहा है या डेवलप हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो बोला जा रहा है, these sector provide basic service such as hospital, education institute, post and telegraph service, police station, court, municipal corporation, defense, bank, insurance etc. which are basic for the development of the country, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये जो सेक्टर होता है आपने देखा तो उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद जो सर्विसेज है या फिर हम जो बोल सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है किसको, बेसिक सर्विस को, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। और एज यू नो दैट किसी भी डेवलप कंट्री के लिए ये जो सारे आपके बेसिक सर्विस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉस्पिटल नहीं होगा आज के टाइम पे काम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन के बिना भी काम नहीं चलेगा, टेलीग्राफ सर्विस के बिना भी काम नहीं चलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी बिना काम नहीं चलेगा। ऑफिस की बात है, अगर साफ सफाई करने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये सेक्टर, ठीक है। समझ में आया क्यों कर रहा है, दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक सर्विस, क्योंकि ये जो सेक्टर है जो बेसिक सर्विस है, जो हमारी नीड है, बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल करता है, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस एंड एटसेट्रा, ठीक है। जो क्या करता है, विच आर बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि एक तरह से बहुत नीडेबल हम बोल सकते हैं या बहुत बेसिक चीज है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ओके। और एज यू नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डिमांड फॉर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज विल इंक्रीज विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ओके। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ होता गया या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट होता गया,
तो उसके कारण क्या डिमांड हुई, आपकी बाकी की सर्विसेज की डिमांड आई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया। तो जिसके कारण आपका टर्जरी सेक्टर क्या हुआ, आपका अपने आप डेवलप हुआ। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट डिमांड फॉर tourism, shopping, private school, private hospitals etc. increase with the increase in the level of income। यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो लोग बाग है अब क्या होने लगा, उनका जो इनकम था वो अच्छा होने लगा। ठीक है, जो इनकी इनकम थी, अर्निंग थी, वो इंक्रीज होने लगे। अगर जब इंसान की इनकम इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो जब लोगों की इनकम लेवल क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, तो उनने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। तो टूरिज्म का आपका क्या होने लगा, डिमांड आने लगा। उन लोगों ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। पैसा होता है तो ऑब्वियसली बात है, लोग बागों को लगता है हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब साथ के साथ में अब उनके बच्चे जो थे उनको लगा कि अब हम इतना अच्छे से कमा रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल की क्या होने लगी, डिमांड होने लगी। और वैसे ही वो हॉस्पिटल के बारे में सोचने लगे कि जो हम मेडिकल फैसिलिटी वो हमें अच्छी चाहिए, प्राइवेट चाहिए, हमें गवर्नमेंट में नहीं जाना। तो ये कब हुआ, जब उनकी इनकम का लेवल बढ़ा। ठीक है, जब उनकी अर्निंग बढ़ी तो उनने ये सारी डिमांड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, over the last decade or so certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। ठीक है, अगर हम काफी टाइम से देखें तो उसमें बोला जा रहा है लास्ट डिकेड से अगर हम देखें तो जो हमारी कुछ न्यू सर्विसेज थी वो हमारे यहाँ इंक्लूड हुई, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आज के टाइम पे देखा जाए तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल बन गई है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना नेट के, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के, इन सारी चीजों के बिना लोगों का काम चलता ही नहीं है आजकल। ठीक है, तो ये जो थी वो एक तरह से क्या होने लगी, ये जो टेक्नोलॉजी थी आपकी वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल होने लगी हमारी लाइफ के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज बीन राइजिंग रैपिडली, इसलिए जो प्रोडक्शन है इस सर्विस का वो क्या होने लगा, दिन पे दिन बढ़ने लगा, राइजिंग रैपिडली, दिन पे दिन ग्रोथ होने लगी उसकी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया कैसे टर्जरी सेक्टर आपका क्या हुआ, ग्रोथ हुई उसकी ना। अब हम देखेंगे, अभी तक तो हमने देखा एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपका। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है a situation where people of working age are willing to work at a going wages but don't get job in known as unemployment। ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है जहां लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम होता ही नहीं है। ठीक है, वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं, ऑब्वियस बात है, सब आज के दौर में पैसा कमाना चाहते हैं, काम पे जाना चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं है। काम ही नहीं है तो लोग कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है जहां लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम होता नहीं है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया। नाउ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अब क्या बोला जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि ये एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आता है। इट इंक्लूड दोज वर्कर दैट आर हाईली स्किल्ड बट वर्क इन लो पेइंग जॉब एंड पार्ट टाइम वर्कर्स दैट वुड रेफर टू बी फुल टाइम। ठीक है, इसके अंदर ये एक्चुअली में इसको अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय तो है लेकिन उनकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, ये करना चाहते हैं फुल टाइम जॉब, उनके पास टाइम है, ये फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे की जॉब कर सकते हैं, बट उनके पास वो 8 से 10 घंटे की जॉब अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरी हम क्या बोल सकते हैं, ये इतनी हाईली स्किल्ड है। ठीक है, मतलब किसी ने MBA किया, किसी ने MCA किया, इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिली ही नहीं है। तो उनने क्या किया, जो उनको कम सैलरी वाली जॉब मिल रही है, कहते हैं ना मिलने से कुछ ही बेहतर है, तो जो कम सैलरी वाली जॉब है उनने उसको भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड दोज वर्कर दैट आर हाईली स्किल्ड, जिनके पास स्किल तो है, हाईली स्किल्ड है, लेकिन वो जॉब क्या कर रहा है, लो पेइंग जॉब कर रहा है। ठीक है, साथ के साथ में जो पार्ट टाइम वर्कर है, ठीक है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं लेकिन फुल टाइम के लिए उनके पास जॉब ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो वो पार्ट टाइम करके चला रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, भैया दिख ही रहा है कि सामने वाले के पास जॉब ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो हमने देखा ठीक है, कम से कम ठीक है, उसके पास वो हो सकता था 50,000 की जॉब उसको मिल सकती थी, उसके अंदर इतनी काबिलियत थी, लेकिन वो 20 या 25,000 की कर रहा है। ठीक है,
कुछ तो आ रहा है ना, बट यहाँ तो साफ ही दिख रहा है कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन उसके पास जॉब ही नहीं। ठीक है, तो open unemployment is this situation when a person is willing to work, is educated but is unable to get a job or work। ठीक है, यहाँ लोग पढ़े लिखे भी हैं, स्किल्ड भी हैं, मतलब जो उनकी फील्ड है उन्हें वो काम आता है, बट उसके बाद भी और वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, वर्क ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली विजिबल इन दिस सोसाइटी। ठीक है, इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। ये क्या है, ये इनविजिबल है, लोगों को लग रहा है ठीक है यार एटलीस्ट वो काम तो कर रहा है ना, एम्प्लॉयड है, लाइक दैट। ठीक है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबल एम्प्लॉय बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका कि ये इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां लोग दिखते तो हैं कि वो एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड है। कैसे? दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए क्योंकि वो दिख तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो एम्प्लॉयड है नहीं, इसलिए इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इन सच अ सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। उसके अंदर क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर कि जितने मान के चलो कोई एक काम है उसको 2 जने उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, बट उनकी फैमिली में 4 जने हैं तो वो 4 जने मिलकर उसी काम को कर रहे हैं और अर्निंग वही की वही है आपकी। ठीक है, अर्निंग के अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, जब 2 जने उस काम को कर रहे थे तब भी आपका 20,000 रुपीज पर मंथ आ रहा था। अब 4 जने मिलकर उस काम को कर रहे हैं तब भी कितना आ रहा है? 20,000 पर मंथ आ रहा है। ठीक है, तो उनकी जो अर्निंग है उसके अंदर तो कोई कमी नहीं, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो क्या हो गए और बढ़ गए वहां। ठीक है, तो जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा लोग उस काम के लिए लगे हुए हैं। समझ में आया कैसे ये इंपॉर्टेंट है आपका? इसमें डिफरेंस बिटवीन या इसका आपका पूछ लिया जाता है कि डिफाइन पूछ लिया जाता है कि आपका ओपन एंड डिस्कस्ड एंड अंडर क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही है जिसके अंदर लोगों को दिखता है कि वो एम्प्लॉयड है, वो सोचते हैं कि वो एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड होते नहीं, क्योंकि अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनके यहाँ की अर्निंग में कोई कमी नहीं आएगी। वो काम करेंगे तो भी 20,000 आएगा, नहीं करेंगे तो भी 20,000 आएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो ये कहीं और जाके काम करें तो वो 20,000 तो आ ही रहा, कहीं और काम करेंगे तो उन्हें फिर से और अलग एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और मेहनत वही हो रही है। लाइक आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट? नाउ अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम देखेंगे अब हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग इन रूरल एरिया टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जो बैंकिंग है वो रूरल एरिया के अंदर क्या कर सकती है, आपका हेल्प कर सकती है, जिसके कारण आपका प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है। और जैसे ही प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ होगा आपकी अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर जो बैंक है वो रूरल एरिया में जाके लोगों को लोन दे प्रॉपरली तो लोग क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे तो उसके कारण उनका क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपका खेती करता है, खेती करेगा तो ऑब्वियसली बात उसको क्या जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी ना वो काम करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई और बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ भी करता है तो उसको क्या चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो जैसे ही, और वो कब काम स्टार्ट करेगा, जब उसके पास पैसा आएगा। तो जैसे ही बैंक उन्हें लोन देगी या पैसा देगी तो जिसके कारण जो प्राइमरी सेक्टर वाले हैं वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अगर वो ग्रोथ करेंगे तो उन्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, क्रिएट होगा अपने आप। ठीक है, गारंटिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। और ऐसा नहीं है कि बैंक लोन दे रही है तो अपने मन से कुछ भी रेट लगा दिए। ठीक है, तो फिर कोई लेना ही पसंद नहीं करेगा ना। तो इस चीज की भी हमें देखना पड़ेगा या गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, जो लोन दिया जा रहा है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो, लो रखा जाए, कम रखा जाए। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग डैम एट सुटेबल प्लेस। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करें। कैसे? कि जहां लग रहा है, जहां डैम बनाने की जरूरत है, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी है वो लोगों को मिले, या फिर वहां कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जिसके कारण उनका हेल्प हो सके, तो वहां वो चीजें बनाई जाए। या रोड का डेवलप किया जाए जिसके कारण लोग बाग क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर सके। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, डैम हो गए, जहां जरूरत है वहां। ठीक है,
इंक्रीजिंग इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को अच्छे रोड बनाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगा, इवन स्टोरेज के लिए भी उन्हें कुछ चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, जैसे कि मान के चलो फार्मर है, फार्मर ने बहुत सारी खेती कर ली, ठीक है, अब जो उसका वो है, क्या बोलना चाहिए, अनाज है, वो कहाँ रखेगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्लेस भी तो होनी चाहिए, लाइक दैट। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल, हनी कलेक्शन सेंटर, ठीक है, और गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जैसे कि मिल हो गए, हनी कलेक्शन हो गया, एसेट्रा। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, और जो गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिनको एजुकेशन की जरूरत है उन्हें एजुकेशन दे, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ स्किल सिखाने की जरूरत है, उन्हें वो सिखाई जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल एन एरिया कैन बी डेवलप एज टूरिस्ट साइट, ठीक है, और हमें उस एरिया को चेक करना चाहिए, उसके पोटेंशियल को देखना चाहिए, अगर लगे कि हाँ वहां टूरिस्ट साइट बन सकता है, वो गांव या कोई जगह, कोई प्लेस इतनी ज्यादा सुंदर है कि हम उसको टूरिस्ट प्लेस बना सके, तो वहां क्या करना चाहिए, हमें टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए। और जो वो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां लोग बाग घूमने आएंगे, तो वहां अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आपका क्रिएट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाइक मेकिंग वेल पंप विथ, so government welfare scheme like making well pump near farm, providing electricity, building hospital, और गवर्नमेंट को स्कीम लेके आनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम लेके आनी चाहिए कि जहां अगर लग रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटी की नीड है तो वहां उस टाइप की फैसिलिटी दी जाए, या उन्हें लगा है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे तो उसके कारण वहां का डेवलपमेंट हो सकता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल बनवाया जाए, डिपेंड ऑन दी नीड, ठीक है, कि वहां किस लोगों को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स लेके आनी चाहिए। ओके बच्चा लोग, समझ में आया आपको ना। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये क्या होता है, मनरेगा होता क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली में इसके अकॉर्डिंग ही किया गया, जैसे कि जो हमने ये देखा था कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है, बट इन सारी चीजों को करने में टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये 2 दिन के अंदर हो जाएंगी। इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजों को करने में इट विल टेक टाइम, ठीक है, तो अब इतने टाइम तक तो हम इंतजार नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि शॉर्टकट निकाला गया है, ठीक है, जिसको हम मनरेगा बोलेंगे, जिसके अंदर क्या किया जाता है, वहां गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की, ठीक है, क्या किया जाता है, राइट टू वर्क की गारंटी दी जाती है 625 डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, जो कि रूरल एरिया के अंदर आते हैं, ओके, और उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी लोग हैं उन्हें बोला जाएगा कि आपको 100 डेज का क्या दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट वो 100 डेज का वर्क अगर उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो उसके पैसे उन्हें देगी एज अ सब्सिडी, ठीक है, समझ में आया। अब हम इस पे आते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नोन एज मनरेगा 2005, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया है उसने क्या किया है, लोग एक लॉ है उसको इंप्लीमेंट किया है जिसका नाम है राइट टू वर्क, कहाँ 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इन रूरल एरिया ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर जो कैपेबल है या फिर जिसको नीड है वर्क की, उसको 100 दिन की गारंटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की, किसके अंदर, एक साल के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इफ अ गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में, देन इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, फिर उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें अलाउंसेस दिया जाता है, भले ही उन्हें काम हो या ना हो, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। नाउ अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे, कैरेक्टर्स वो देखेंगे, इसके क्या क्या सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है आपका, इसको हमने 2 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया, दैट इज आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइज, कोई चीज ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज, और जो ऑर्गेनाइज ना हो, मतलब कि जिसका कोई फॉर्म ना हो, जिसका कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, उसको हम अनऑर्गेनाइज बोलेंगे, ठीक है।
अब हम डेफिनेशन पे आते हैं प्रॉपर। एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। वो एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर है, जिसके कारण वो फॉलो भी करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, वर्कर जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो एम्प्लॉयमेंट की उनके पास सिक्योरिटी रहती है कि भैया ऐसा नहीं कि उन्हें हल्का भी निकाल दिया जाएगा, लाइक, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। और ये भी उनका फिक्स है कि आपको इतने घंटे मतलब दिन के 8 घंटे आपको जॉब करना है, मतलब 9 आवर्स का रहता है वैसे, एंड देन 1 आवर्स फॉर योर ब्रेक, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोवाइडेड फॉर ग्रेजुटी एंड मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पेड लीव भी दी जाती है, अगर आपको हॉलीडे है हॉलीडे भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब सैटरडे संडे आपको ऑफ है तो मतलब आपको दिया जाएगा, आपको 9 घंटे वर्क करना है, मतलब करना है, इसके बाद आपका टाइम का क्या हो जाएगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी। और अगर आपको ओवर टाइम वर्क करना भी पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर करी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एसेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बैंक है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं या प्राइवेट आपके एंटरप्राइजेस भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एसेट्रा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ये वो एंटरप्राइजेस हैं जो क्या है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इट इज characterized by small and scattered unit which is largely outside the control of the government। ये एक तरह से बहुत छोटे और फैले हुए हैं जिसके कारण ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वहां भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बट वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव एंड अदर बेनिफिट। और वहां कोई भी प्रोविजन नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। और जो अदर बेनिफिट्स है आपको प्रोविडेंट फंड एंड ऑल या छुट्टी एंड ऑल, ये सारी प्रोवाइड की जाती है, वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं की जाएंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर वर्कर्स भले ही वो आपका कंस्ट्रक्शन में हो, किसी शॉप में हो, गैरेज में हो, कहीं भी कोई भी वर्कर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गैरेज वाले उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी संडे को भी खुला है, सैटरडे को भी खुला है, किसी दिन कभी छुट्टी दे दी, या कभी उनको ज्यादा काम है तो रात रात भर काम करवा लिया, लाइक दैट, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एज वेल एज आप डिफरेंस वो भी लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए इसे, डिफरेंस बिटवीन भी एक तरह से आपका क्रिएट हो गया, ओके। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि हमने देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स थे उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट को फिक्स कर देना चाहिए कि इतना पैसा आपको देना ही है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, साथ के साथ गवर्नमेंट को यह भी बता देना चाहिए कि आपको इससे ज्यादा काम नहीं करना, इतने ही घंटे का काम करना है। द गवर्नमेंट कैन इनएक्ट न्यू लॉ फॉर ओवर टाइम एंड सैलरी रेंज, ठीक है। और साथ के साथ गवर्नमेंट को एक नया लॉ लेके आना चाहिए जिसके अंदर ओवर टाइम एंड सैलरी रेंज के अंदर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन टू दी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, साथ के साथ में उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे हो, जिसके कारण लोग खुद का बिजनेस क्या कर पाए, सेटअप कर पाए, ठीक है। ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उनको ओपन करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसके कारण आपका एम्प्लॉयमेंट क्या हो, बढ़े। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर। और गवर्नमेंट को जो बेसिक सर्विस होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया इन वर्कर्स के लिए। गवर्नमेंट कैन फ्रेम अ न्यू लॉ विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि ऊपर दिया गया था एज अ, बोल सकते हैं दोनों सेम पॉइंट ही है, इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया कि गवर्नमेंट को एक नया लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर वो प्रोविजन दे सके, प्रोवाइड कर सके ओवर टाइम का, कि आप ओवर टाइम करोगे तो आपको कितनी सैलरी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, पेड लीव मिलना चाहिए, सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी होनी चाहिए, लाइक। और साथ के साथ में अगर आप बीमार हो तो आपको उस टाइम पे भी छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसा क्या, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम देखेंगे एक हमारा होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और थर्ड वन है हमारा ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि मेनली किसके थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, ठीक है। जो भी सारी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट खुद उसको ऑपरेट करती है एंड प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, लाइक एसेट्रा, ठीक है। ये सारी जो आपकी होती है वो सारी किसके अंदर में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ठीक है। ओनरशिप अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, ठीक है। जिसके अंदर जो इसमें क्या था, जो ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट के हाथ में, और ये जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में, प्राइवेट के हाथ में, ये किसी इंडिविजुअल कंपनी के हाथ में, ठीक है। जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके ज्वाइंट सेक्टर की, तो ज्वाइंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सेमी प्राइवेट होती है एक तरह से, कि थोड़ा आपका क्या होगा, पब्लिक का भी मतलब गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर रहेगा एज वेल एज प्राइवेट का भी इंटरफेयर रहेगा, ठीक है। इस टाइप की जो आपका सेक्टर होता है वो आपका ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको हर टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, या किसी में आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक फिर से समझना है, तो प्लीज कमेंट में, देन मैं आपका उसको रिप्लाई दूंगी। और पॉसिबल हुआ तो जैसे कि अपना इकोनॉमिक का सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है, मान के चलिए आपको इकोनॉमिक में डाउट्स निकले, तो उस डाउट के ऊपर मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर जिसके जो डाउट होंगे हम एक और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। So thank you for watching my video. Please like, subscribe, comment and share my video as well as press the bell icon, ठीक है, जिसके कारण जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले से मिल जाएगा, ठीक है। So bye bye, take care, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।